मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी के 6 MPs पे 2 सेनेटर आ गए, जबकि एक सेनेटर 17 वोटों पे बनता था। इंशाल्लाह इस्लामाबाद की सीट हफीज शेख साहब जीतेंगे। जहांगीर तरीन साहब उनके बड़े ताल्लुकात भी हैं, वो भी हफीज शेख साहब के लिए वो करेंगे। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में भी मेजोरिटी है और सूबे में भी हम सीट लेंगे। हुकूमती टोला जो है उसका एक ही काम है कि अफवाहें उड़ाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन को इल्जाम दे रहे हैं कि उन्होंने इस मुल्क में अखलाकियात को तबाह कर दिया है और इमरान खान कहते हैं कि मेरा यह भी काम है कि मैं आपकी तरबियत करूं। वजीर आजम पख्तूनख्वा के हवाले से, पंजाब के हवाले से, वजीर आजम हो या PTI हो, वो बड़े मुतमईन रहे। लेकिन सिंध में 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाबात जीते। फिर अभी इस वक्त तक डस्का और गुजरांवाला में नून लीग बहुत आगे जा रही है। ये पंजाब में है। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है कि नौशहरा में भी नून लीग आगे जा रही है। नून लीग के अख्तियार वली वहां पर आगे जा रहे हैं। परवेज खट्टक के अपने हलके में अगर नून लीग जीत जाए तो इसका क्या मतलब होगा। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर जैसे जैसे समात तवील हो रही है, यानी सेनेट का वोट ओपन हो या सीक्रेट बैलेट से हो, ये समात जैसे जैसे लंबी हो रही है, मुल्क में वैसे ही बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, घी की कीमतें आज यूटिलिटी स्टोर्स पर बढ़ गईं। पता नहीं ये सफेद हाथी हुकूमत ने क्यों पाल रखा है। अगर यूटिलिटी स्टोर पर भी कीमतें बाकी मार्केट, बाकी दुकानों के बराबर होना है तो फिर यूटिलिटी स्टोर की जरूरत क्या है। हुकूमत क्यों इतना पैसा खर्च करती है। सब कहते हैं, आज भी कहते हैं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, तो फिर ये यूटिलिटी स्टोरों के जरिए गरीब लोगों को क्यों लूटा जा रहा है। हमारी ये मौज़ूआत हैं। इंतहाई अहम मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हमारे साथ, तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब। हमें ज्वाइन किया है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, साबिक वजीर कानून हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के। तीनों मेहमानों का शुक्रिया और तीनों मेहमानों को मैं मुबारक भी देता हूँ। बैरिस्टर अली जफर साहब को इसलिए कि वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, खुर्रम दस्तगीर खान साहब को इसलिए कि गुजरांवाला और डस्का में उनकी पार्टी जीत रही है और वो इस कैंपेन के रुए रवां रहे हैं, और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की पार्टी अभी 2 दिन पहले सिंध में जीत चुकी है। कायरा साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं। वजीर आजम इमरान खान आज कह रहे थे कि अपोजिशन ने इस मुल्क में अखलाकियात को तबाह कर दिया है और वो कहते हैं कि मेरा ये भी काम है कि मैं आपकी तरबियत करूं। हालांकि जब भी अपोजिशन बोली है, अपोजिशन कहते हैं कि ये गालियां देते हैं, ये गाली गलोच वाला स्क्वाड है। आज वजीर आजम ने तो और बात कर दी। वजीर आजम हमारे बादशाह है, इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं कभी कभी। लेकिन वो शेर है ना राजा साहब के कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ये क्या है, क्या है? यानी वजीर आजम साहब, आप अपनी अदाओं पे गौर फरमाइए। आज भी आप अपने मुखालिफिन को डाकू डाकू, चोर चोर, पता नहीं क्या, कभी बेजमीरियों के, कभी बेगैरतियों के, कभी क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और उनके बाद उनके जो पूरा स्क्वाड है वो कैसी आला किस्म की गुफ्तगू करता है, ये मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को पता है। बल्कि फॉर्मल मीडिया के अंदर भी आपने जो तमाशा खड़ा किया और पार्लिमान और असेंबलीज के अंदर जो माहौल खड़ा किया, उसके अलावा जो प्राचा साहब जहां पे असलियत जाहिर होती है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर भी इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की अखलाकियात को आला रवायतें दी हैं, आला किस्म के किरदार दिए हैं, वो भी आपके सामने है। और आप राजा साहब बड़े बाखबर आदमी हैं। आपको पता है ना, PTI का जो स्पोक्समैन टेलीविजनों पे बैठ के मुखालफों को गालियां नहीं देता, उनके साथ बदतमीजी का माहौल खड़ा नहीं करता, और वो गर्दान जो उनको उनके मीडिया एडवाइजर ने रटाई हुई है, वो जो एक कहानी है, जिस तरह था ना वो एक फुटबॉल मैच,
आपको याद है ना कि एक बच्चे को एक फुटबॉल मैच या कबड्डी मैच उसने याद कर लिया था, वो जो भी उस्ताद उससे पूछते वो लेसन लिखते हुए वो कबड्डी मैच कर देता था। एक दफा उस्ताद ने कहा इसको पकड़ो, इसका कोई इलाज करे, तो उसने कहा अच्छा मैं इस बच्चे का इलाज ये करता हूं। उसे कहा बेटा आज से तेरा सबक यह है कि तूने हवाई जहाज का सफर दिखना है। तो बच्चा भी बड़ा चालाक था, उसने कहा ठीक है जी। तो उसने कहा मैं अपने वालिद के साथ कराची जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट से जाके बोर्डिंग कार्ड लिए, जहाज पे बैठे, जहाज रनवे पे गया, अपने सीट बेल्ट बांधे। जो ही जहाज ने परवान की, जो ही परवाज शुरू हुई, मैं खिड़की में से देखता हूं नीचे फुटबॉल का मैच हो रहा है। और उसके बाद उसने अपना पूरा कबड्डी मैच या फुटबॉल मैच जो भी था उसने फिर पूरा फुटबॉल मैच लिख दी। ये पीटीआई की कहानी है। ये बेचारे इसी तरह का कहते रहते हैं, इनको एक खास कहानी रटाई गई है, उससे बाहर निकल के ना कोई आर्गुमेंट है। और जो इखलाकियात की बात है, जितनी इखलाकियात, मैं ये नहीं कहता कि बाकी अदवार में इखलाकियात बड़ी आला रही हैं या हमने कोई आला का इकदाम किए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सियासी इखलाक तबाह हुआ और उसके नतीजे में जब आप मार्शल लॉ लगाते रहे, जब आप सुपरा लॉ बना के पाकिस्तान के आइन को तोड़ के और आप सारा कुछ काम करते रहे, ना हमारी अदालतें उसको रोक सकी, ना हमारे ताकतवर उसको रोक सके, ना सियासी जमातें उसके रास्ते में उस तरह खड़ी हो सकी, उसके नतीजे में इखलाकियात भी बर्बाद हुई और पाकिस्तान में ताकत का कानून चला। पराचा साहब, ये खान साहब का कहना मुनासिब नहीं है, वो कोई और बंदा कहे। अच्छा चले चले, आप कहते हैं कि खान साहब का कहना मुनासिब नहीं है, इधर रुकिएगा प्लीज। ए गल उन्होंने मुंह ते फबदी नहीं जी करिए की। बैरिस्टर अली जफर साहब, वजीर आजम साहब करप्शन के जुमरे में ये बात कर रहे थे। उनका कहना है कि करप्शन को इन लोगों ने जहनों में बिठा दिया कि करप्शन तो होती रहती है, लेकिन हमारा मुआशरा एज सच कोई करप्शन को नहीं मानता, ना आइन मानता है, ना कानून मानता है। कायरा साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब पे फबता नहीं है कि वो कहें कि अखलाकियात इन लोगों ने तबाह की हैं। मैं इसका कुछ इस तरह देखता हूं जी कि आप जब करप्शन की बात करते हैं तो हर कोई प्रोग्राम्स पे आके कहता है करप्शन खत्म होनी चाहिए, करप्शन के खिलाफ हमें जिहाद करनी, लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकली आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं तो सारे के सारे एक तरफ हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूं, जिसका आज आप प्रोग्राम भी शायद इस पे कर रहे हैं, वो है कि सेनेट इलेक्शंस में करप्शन को किस तरह खत्म किया जाए। हुकूमत का एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि पहले आज से माजी में भी और अब भी करप्शन इलेक्शंस ऑफ सेनेट में हो रही है, चाहे वो ब्रीफ केसेस के जरिए हो या कोई और फेवर्स दे के हो, लेकिन करप्शन बहरहाल हो रही है और उसके जरिए वोट्स बिक रहे हैं और उसको खत्म करना चाहिए। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए खत्म किया जाए, आईनी तरमीम के जरिए खत्म किया जाए, या उसको कानून साजी, नॉर्मल कानून साजी के जरिए खत्म किया जाए, लेकिन उसको खत्म करना है। जब मौक़िफ़ से लिया हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि हम ये काम करना चाहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन कराए जाए ताकि ये करप्शन का जो इल्जाम है बिल्कुल खत्म हो जाए और जो शक व शुबात है वो दूर हो जाए, तो फिर सारी ऑपोजिशन ने आके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ये कहा कि नहीं, ये सीक्रेट बैलेट ही होना चाहिए, हम करप्शन को एक तरह से नहीं खत्म करना चाहते। तो ये जब आप इस तरह का पोजीशन देखें तो फिर आप खुद ही इंटेलिजेंट हैं प्रचा साहब, आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरफ कौन खड़ा है, करप्शन की साइड पे कौन है। अभी जो कायरा साहब ने बात की वो सोशल मीडिया की बात कर गया है, वो तकारीर की बात कर रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर गए कि हर एक को डाकू चोर कहना। वो कहते हैं जो ज्यादा अखलाकियात से हट के बात कर सकता हो उसको ज्यादा प्रमोशन दी जाती है। वो उनका मौक़िफ़ और कंटेंशन में आया है। हर पार्टी में अपना अपना जो लीडरशिप होती है वो अपने किरदार के मुताबिक, अपनी जो कारकर्दगी है उसके मुताबिक उनको पोस्ट दी जाती हैं मुख्तलिफ। कई लोग स्पोक्स पर्सन होते हैं, कई लोग कानून साजी में ज्यादा तेज होते हैं, कई लोग पॉलिटिशियंस में बहुत बेहतर होते हैं और पार्टी में वो अपना अपना वो पोजीशन बनाते हैं। ये कह देना कि कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी है कि आप खाली
गाली गलौज की वजह से ऊपर आ सकते हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, 10 सेकंड चाहिए। मैं कारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं आऊंगा वो सेनेट वाली बात पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बातें चले जफर से मुझे सच सुनने की तवक्को है, लिहाजा उनसे मुझे ये तवक्को नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वजीर आजम इमरान खान ने आज ये भी कहा कि अपोजिशन वाले माल बनाकर बाहर चले गए। यकीनन आपकी क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि बरतानिया में ऐसे रहते हैं जैसे पैदा उधर हुए हूं, गवाल मंडी में पैदा ही ना हुए हूं, साइकिल की दुकान ना हो बल्कि रोल्स रॉयस की दुकान हो उनकी। जी, लेकिन मैं यहाँ वजीराबाद में मौजूद हूँ जहाँ ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, नताइज आ रहे हैं, और मैं उस वजीर आजम से अखलाकियात का कोई लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं हूं जिसके कारकुनों के पास से हमने जाली वोटों के भरे हुए बैग पकड़े हैं, जिसके इमा पर SHOs प्रिजाइडिंग अफसर से वोट छीनते हुए पाए गए हैं। वोट की कॉपियां, 3 कॉपियां पकड़ते हुए एक SHO साहब गिरफ्तार हुए वहां द्रोंकल में, एक जो पोलिंग स्टेशन है, ये जो भी मैंने वाकया बताया वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पोलिंग स्टेशन है। तो वजीर आजम जिस चीज के जिम्मेदार हैं वो सबसे बड़ी चोरी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जो कि अवाम के वोट की चोरी है। ये बात 2018 में हुई, लेकिन अब जबकि बराह रास्त उनकी पंजाब में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, तो जब उनके कारिंदे, उनकी इंतजामिया के लोग वाज़े तौर पर वोट की चोरी में मुर्तकिब हो रहे हैं, तो फिर हम उनसे अखलाकियात का लेक्चर कैसे सुने। और हम ये बात मैं उनसे बार बार कह चुका हूं कि अगर अपने वालिद की तस्वीर अपने सामने रखें और फिर किसी और के वालिद के कारोबार के बारे में कोई बात करने से पहले 100 दफा सोच लें। ये बहुत ही मैं कहूंगा कि गैर अखलाकी हरकत है कि आप ये लोगों को कहेंगे जी इसकी ये तो पीछे ऐसा था। भाई हम ये कहेंगे कि फिर आप भी तो बनी गाला के 300 कनाल के महल में पैदा नहीं हुए थे ना, आप भी कहीं और पैदा हुए थे। ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही कभी हरकत है। और दूसरा जो अखलाकियात का मामला है, इस मुल्क में पहले दवाइयों पे डाका डाला, फिर चीनी पर डाका डाला, फिर 60 लाख टन गंदुम, ये वजीर फूड सिक्योरिटीज का इतराफ कर चुके हैं, जिस वज़ीर-ए-आज़म के दौर में 60 लाख टन गंदुम गायब हो गई हो, वो किसी को अखलाकियात का लेक्चर नहीं दे सकता। जिसने अवाम की जेबों से पेट्रोल के नाम पर पिछले साल जून में 300 अरब रुपए निकाले हों, वो अखलाकियत का लेक्चर नहीं दे सकता। जो LNG ना खरीद कर अपने वुजरा की जेबें फर्नेस ऑयल के जरिए भरता और डीजल के जरिए भरता हो, वो अखलाकियात का लेक्चर लेकिन नहीं दे सकता। तहकीकात तो करवाई है ना, पेट्रोल शार्ट होने की तहकीकात करवाई, चीनी की तहकीकात करवाई, ये जो अभी नई बात है यही तो दिलचस्प बात है कि अखलाकियात का तकाजा ये था कि ये जो रिपोर्टें थी इनकी बुनियाद पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, और जिस शख्स को सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए था वो आज इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शन का अंदाता उसको बना दिया गया है, मोहतरम जहांगीर तरीन साहब को, कि वो अपने फोन पर लग जाएं और फिर MNAs को पैक कर करके तो हुकूमत की तरफ भेजते जाएं। ये अखलाकियात, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रियासत मदीना का नाम लेते हुए डरना चाहिए कि जिस वजीर आजम के दौर में अवाम जो है वो भूखे हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, 2 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं, वो हमें अखलाकियात का लेक्चर दे रहे हैं। चले आपका नुक्ता आ गया, आपका पर्सपेक्टिव आ गया। खून में डूबे पाकिस्तान को रोशन और पुरअमन किया है। इधर रुकिएगा, मैं आप ही से शुरू कर लूंगा। मुझे ब्रेक पर कहा जा रहा है कि हमें इस पर लेक्चर मत दें क्योंकि फिर बहुत बातें बाहर आएंगी। हाँ, इधर रुकिएगा प्लीज, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, खुर्रम दस्तगीर खान साहब वजीराबाद में मौजूद हैं, वहां इलेक्शन हुआ, डस्का में इलेक्शन हुआ, नौशहरा में इलेक्शन हुआ, कुर्रम में इलेक्शन हुआ। अभी तक जो नतायज हैं वो तो नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं। अगर ये करप्शन करते हैं तो फिर लोग क्यों वोट दे रहे हैं, ये सवाल होगा बुनियादी मेरा। ब्रेक के बाद बात करूंगा।
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप वजीराबाद इलेक्शन की बात कर रहे थे। अगर वोट चोरी किए गए हैं, SHO से वो थैले पकड़े गए हैं, तो फिर आपके लोग कैसे जीत रहे हैं? वहां एक MPA भी आपका था गुजरांवाला का, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब से मिलता रहा जाकर। इसके बावजूद फिर नून लीग क्यों जीत रही है? डस्का की उम्मीदवार भी आ गए हैं, वजीराबाद के उम्मीदवार भी आ गए हैं। जी, एक तो है क्वांटिटी का इशू कि अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून के इतने ज्यादा वोट हैं कि वो तमाम धांधली उस लीड को कवर करने के लिए काफी नहीं साबित हो रही, और अल्लाह ताला का करम है हम इस इंतखाब में कामयाब होंगे। दूसरा इशू यह है कि वजीराबाद के लोगों को यह मालूम है, और जो पूरे मुल्क में मालूम है, कि यहां जो कॉलेज बने हैं, 2 कॉलेज बने हैं इस शहर में, यहां जो बेशुमार सड़कें बनी हैं, यहां अस्पताल अपग्रेड हुए हैं, यहां लोगों को सहूलियात मिली हैं, गांव में सड़कें बनी हैं, गांव में सहूलियात पहुंची हैं, यहां एक जो करीब एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है जो गुजरांवाला जिले में। तो ये सारे मामलात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जिसमें कोई करप्शन होते हुए उन्होंने देखी नहीं है। तो इमरान खान साहब का अपना एक जो है वो बयानिया है, जिस पर वो झूठ का बयानिया है, जिस पर वो कायम है। लेकिन अभी तक 2.5 साल हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन के ऊपर सरकारी पैसे के एक पैसा जो है, यानी वन रुपी, ये साबित नहीं कर पाए कि सरकार से इन्होंने चोरी किया है। और ये जो कहानी है वो चली जा रही है। वज़ीर आज़म को एवन फील्ड के फ्लैट्स अच्छे नहीं लगते, हालांकि वो भी जो है एवन फील्ड के फ्लैट्स जब उनके पास थे, चेल्सी में उनका फ्लैट था, तो वो डिक्लेयर नहीं था, उन्होंने 21 साल अपने टैक्स रिटर्न्स डिक्लेयर नहीं किए थे। लेकिन वो एक अलग बात है। इशू यही है कि गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें। और जब ये ज़िमनी इंतखाबात का मौका था, उन जगहों पे जहां इनकी खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल से हुकूमत है, पंजाब में पिछले 2.5 साल से हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में 2.5 साल से हुकूमत है, या बजाय ये कि ये इंतखाबात जो हैं वो साफ और सुथरे और शफाफ तरीके से होते, इनकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने चोरी करने की कोशिश की है, और बड़ी कभी कोशिश की है, जिसकी हमने मजामत की है, हमारे वोटर ने कोशिश की है। अखलाकियात का चैप्टर जो है वजीर आजम मुस्तकिल तौर पर बंद कर दें और आए गवर्नेंस में बात करते। इधर रुकिएगा, इधर। अली जफर साहब, अब करप्शन की आज भी वजीर आजम साहब ने बात की, और लंदन की बात की, इवन फील्ड की फ्लैट्स की बात खुर्रम दस्तगीर खान कर रहे थे। 2016 जब पैनामा आया, उसके बाद मसलसल करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें होती रहीं। लेकिन आज भी अगर पंजाब के हार्ट में, डस्का में, वजीराबाद में नून लीग जीत रही है, तो मैं इसको क्या ट्रांसलेट करूं, इस विक्ट्री को? राजा साहब, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आप जब इलेक्शन की बात करते हैं और उसमें वोटिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता जो फैसला करता है, क्योंकि लोगों ने वोट देना होता है, वो बहुत सी चीजें देखते हैं, वोट उसके मुताबिक भी देते हैं। तो सिर्फ करप्शन एक एलिमेंट, आप ये नहीं कह सकते कि लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर दिया तो इसका मतलब है कि करप्शन का जो एलिमेंट है वो खत्म हो गया या उस पर लोगों को यकीन नहीं। करप्शन के जो स्लोगन है, जो करप्शन का मेरा ख्याल है आप 99% ऑफ पाकिस्तानियों से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि हाँ, हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। और जो PTI की हुकूमत जो मेजॉरिटी में आई, और जो पंजाब में भी और KPK में भी और फेडरेशन के लेवल पे भी, और अब आपने देखा बल्तिस्तान में भी जो वो हुकूमत आई, वो नेशनल साइकी यही है और उसका स्लोगन यही है जो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमने करप्शन को खत्म करना है। और यही एक जमात है, यही एक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर साहब की जो करप्शन को खत्म कर सकती है। चल तो रुकिएगा, एक मैं तो बेसिकली नैरेटिव की बात कर रहा था। इधर रुकिएगा प्लीज। कारा साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी ने सीटें जीत ली, नून लीग यहां पंजाब में आगे जा रही है, लेकिन ये नौशहरा में क्या हो रहा है जी? परवेज खटक साहब इतने स्ट्रांग मैन, वो चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, अब यह 2.5 साल हो गए, वहां PTI की हुकूमत है। आप एक जहांदीदा पॉलिटिशियन है, सियासत को समझते हैं, डोर टू डोर जो बात कर रहे थे बैरिस्टर अली जफर साहब, उस फिनोमिनन से तो आप खुद गुजरते हैं। ये नौशहरा में क्या हो रहा है? इख्तियार वली नून लीग के उम्मीदवार क्यों आगे जा रहे हैं? राजा साहब,
ये ट्रेलर है, फिल्म चलने वाली है, अभी इनकी गवर्नमेंट है। फिल्म कौन सी जिस चलने दिन वाली ये है जी? हुकूमतें ना हुई, जिस दिन हुकूमतें ना हुई उस दिन क्या होगा? हम तो यही कह रहे थे, आप जरा गौर कीजिए। हम जब कह रहे थे, अब मैं ये बात कहने से पहले जरा एक छोटी सी गुजारिश कर लूं। अली जफर साहब का मुझे बहुत एहतराम है, वो पाकिस्तान के बहुत नामवर ज्यूरिस्ट है, लेकिन उनसे मुझे उनसे यकीन है, मेरा गुमान है कि वो सच बात कहने वालों में है, भले वो कहीं भी खड़े हों। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी शख्स के ऊपर महज इल्जाम की बुनियाद पे अपने मुखालिफ को अब मुसलसल चोर, डाकू, पता नहीं क्या क्या मुगलजात ये कहते रहना किसी इखलाकी दौर का तकाजा है? आप 2.5 साल से हुकूमत में हो और आप सबूत फराम ना कर सके, आपके इदारे सबूत ना फराम कर सके, आप अपने इलेक्शन कैंपेन कागज लहरा के वहां चार्ट बना बना के कहें कि हमारे पास एक एक चीज का सबूत है, हम देंगे, और यहाँ अदालतें सबूत मांग रही हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर अली जफर साहब जानते हैं कि अदालतें उठा उठा के केस फेंक रही हैं, रोज तजलील होती है नैब की। लेकिन बात फिर वही है कि वजीर आजम अपनी उसी एक राग को लापे जा रहे हैं। मेरा सवाल प्राचा साहब यह है कि मैंने पहले कहा ना कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, एक छोटा सा झलकी आई है, इसकी झलकी का और रंग भी आपको दिखाता हूं मैं। आप जरा गौर कीजिए, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब कहा कि जी हमें वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए, तो आपने भी प्राचा साहब, मीडिया ने, हमारे दोस्तों ने, गवर्नमेंट ने, सबने कहा और नहीं देखो जी आपके पास नंबर नहीं है, नंबर बताएं। अभी जरा गौर करें, सेनेट की एक सीट के लिए गिलानी साहब को हमने पुट किया है, एक सीट के लिए सिर्फ। जी अभी उससे कोई गवर्नमेंट नहीं गिर जानी, लेकिन पूरे मुल्क में एक हंगामा है, सारी हुकूमत पैनिक है, वजीर आजम साहब एमएनएस को बुला के फंड दे रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब निकले हुए हैं, गवर्नर साहब निकले हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिनको कल तक कहा जा रहा था कि उनका नाम निकल आया है उस करप्शन के केस में। लेकिन आज गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला 3 को रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। लेकिन यही बात, जिस दिन वजीर आजम की ये हुकूमत न हुई, ये जो आप अभी झलकियां देख रहे हैं ना इलेक्शन की, आप पाकिस्तान के एक एक हलके में ये देखेंगे, और इनको तारीखी शिकस्त होगी। हमने हमेशा कहा कि जो पीटीआई है ये एक इलेक्शन की जमात है, ये एक इलेक्शन के चले वो तो बहरहाल कायरा साहब, अवाम ने फैसला करना है, जब इलेक्शन होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपने एक बात की, तो नजर आपने एक बात की कि सबूत नहीं है इनके पास। आज भी वजीर आजम ने कहा, सेनेट के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास 6-7 सीटें थी, उनके 2 सेनेटर कैसे बने। एक मिनट जरा, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू कर दूंगा कायरा साहब, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मैं ब्रेक ले लेता हूं नाजरीन, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे, हम सेनेट के हवाले से पैदाशुदा माहौल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। कायरा साहब, अदालत ने भी आज ऑब्जर्वेशन दी, कल भी दी कि सूबाई असेंबली में तनासुब के हवाले से ही सेनेट में रिप्रेजेंटेशन हो। वजीर आजम साहब भी आज फरमा गए कि पीपल्स पार्टी की 6-7 सीटें थी, 2 सेनेटर कैसे बन गए। आप कहते हैं सबूत ही नहीं है इनके पास। प्राचा साहब, एक बात तो यह है कि बहुत सारे आजाद मेंबरान होते हैं, अदालत का बहुत एहतराम है। फर्ज करें किसी असेंबली में अगर 50 मेंबर, जो हमारे यहाँ अक्सर होते हैं, 50, 60, 70 मेंबर आजाद आ जाते हैं, उनका क्या बनेगा? उनके वोट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तस्वर जो है ये इस तरह नहीं है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और किसी जहान में होगी। यहाँ ट्रांसफरेबल वोट है, जहां प्रोपोर्शनल की बात नहीं होनी। ट्रांसफरेबल वोट के साथ चीजें और तरह होती है। इसकी वजाहत में मियां रजा रबानी साहब मंडे को कर रहे हैं अदालत में, बात करनी है। लेकिन अदालत ने, कुरम साहब एक मिनट, तो अदालत ने जो ये फरमाया है कि ये दोनों जमातों ने आपस में कोई बात की थी, उससे मुकर गए हैं या उससे हट गए, जो मैंने टिकर देखे मीडिया में। राजा साहब, अगर अदालत समझती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हमने 90% से ज्यादा उस पर काम किया, जो बच्चा 90% इम्तिहान में पास हो जाता है, नंबर ले लेता है, वो A+ ग्रेड में होता है। लेकिन अगर अदालत समझती है कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन वाला भी और बाकी जो रहते हुए चैप्टर उसके उस पर अमल होना चाहिए, तो बिल्कुल अदालत हुक्म दे, हम भी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाइए। बाकी हमें क्या एतराज है, चले नहीं बना सके, लेकिन ये अदालत को इस तरह
एक मिनट, और आखिरी बात जो मुझे कहनी है, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा, मुझे एक तकरीब में जाना है। सवाल ये है, अली जफर साहब मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। ये फरमा रहे थे कि सेनेट इलेक्शन में लेजिस्लेशन करके वजीर आजम साहब चाहते थे कि शफाफ इलेक्शन हो जाए। पर अच्छा साहब, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इलेक्शन लॉज में तरमीम करके ये इलेक्शन ओपन बैलेट से करा सकते हैं, बल्कि हाथ खड़े करने से करा सकते हैं। लेकिन जब वो उसके लिए गए अदालत में, और अदालत से कहा सुप्रीम कोर्ट से कि अब हमारा केस नहीं, एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस में ये राय दे कि ये इलेक्शन जो है ये डिबेट छिड़ गई है, वो हमारे लिए भी बड़ी अचंभे की बायस है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने किस काबिल समझा पार्लियामान को? पहले तो आपने कहा पार्लियामान को आप जानते ही नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। जब वहां से बात नहीं बनी, इलेक्शन कमीशन ने भी मुखालफत कर दी, फिर आप असेंबली में आए, और आप असेंबली के अंदर आके भी अपनी मर्जी का एक ड्राफ्ट ले आते हैं, और उस ड्राफ्ट में सेनेट इलेक्शन एक बहुत अहम बात, उसमें आप एक और पख लगा देते हैं। अली जफर साहब से इसका जवाब जरूर लीजिए कि एक पख लगा देते हैं और आप एक एनआरओ चाहते हैं कि जी आप डुअल नेशनल्स को राइट टू वोट दें। मुझे जब आपने एनआरओ की बात की, मुझे समझ आ गई कि आप किधर जा रहे हैं। नहीं, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे तो फैसल वार्डर को मुझे समझ आ रही है, देखने वालों को भी समझ आ रही है, और सबूत आ गया ना कि आपको सेनेट में टिकट दे दिया। कायरा साहब सेनेट में टिकट दे दिया ना। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप ऐड करना चाह रहे थे जी। जी, हुकूमत ने अपनी बदनीयती से, मालाफीडे और नालायकी से सेनेट के इलेक्शन को जिस तरह सर्कस बनाया है, वो काबिल मुजम्मत है। ये बड़े संजीदा मामलात हैं पार्लियामान की सॉवरेंटी के, क्योंकि पार्लियामान भी एक आईनी इदारा है, सिर्फ दूसरे इदारे आईनी नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुंतखब इदारा है, उसके जो प्रिविलेजेस हैं कानून साजी के, उसको इतना लाइटली लिया जा रहा है वहां अदालत आलिया में कि मैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से बहुत परेशान हूं कि ये क्या सिचुएशन बन रही है। और एक ऐसा जो सेटल्ड इशू जिसके ऊपर इतने सालों से इंतखाबात हो रहे हैं, उसके ऊपर आपने किस तरह एक रेफरेंस उठा के भेज दिया जब आपने पार्लियामान से रुजू ही नहीं किया। आपने 26th अमेंडमेंट फाइल की 28 अक्टूबर को, फिर आप भूल गए पार्लियामान का इजलास बुलाना, आप भूल गए ऑपोजिशन से बात करना, और अब जो है हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हैं। इनके तो अपने अंदर जो सारी खराबी है, जिसकी वीडियोस पूरी कौम ने देखी हैं, उसकी ये खराबी और ये गंद अजराए करम पूरी सियासत पर मत फेंकें। चले मैं वज़ीर-ए-आज़म जब भी बात करते हैं, वो पूरी सियासत को अपने अमाल की वजह से जो उन्होंने गंदा किया हुआ है वो हमारे ऊपर फेंकते हैं। लेकिन ये इशू जो पार्लियामेंटरी सॉवरेंटी का है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू है, उस मामले में जो आजकल हेयरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत तशवीशनाक है। चले इधर रुकिएगा जी। बैरिस्टर साहब, दो इशू आ गए। एक तो कायरा साहब ने कहा कि जो डुअल नेशनैलिटी को आप बैक डेट से उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, और फैसल वाडा साहब के हवाले से वो सेनेट का टिकट देने की बात कर गए। और दूसरा जो जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब के सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है, उसको एंडेंजर किया जा रहा है। इन दोनों का जवाब देता हूं मैं, बल्कि जवाब क्या उस पर डिबेट कर लेते हैं। पहला जहां तक इशू है उस पर तो मैं बहुत क्लियर हूं सर कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं उनको हक होना चाहिए वोट का भी, और उनको पार्लियामेंट में बैठने का भी हक होना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा मसला होता है, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे फ्लड्स आए, हम उनसे इमदाद मांगते हैं जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। तो जब बात आती है कि पार्लियामेंट में नहीं बैठना, या बात आती है कि वोटिंग की, तो फिर हम उनको इजाजत नहीं देते। ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें, मेरे ख्याल से वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ फैसल वाडा साहब को बचाने के लिए ये किया गया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जरूरी है। पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक पूरा हमारा एक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और जो हमारी मेरा ख्याल है उनमें पाकिस्तान का जो मोहब्बत है हमारे से ज्यादा धड़कती है, वो उनको वोट की राइट होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है। ये मेरा ख्याल है पूरी जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान से बाहर, उनके लिए है।
नंबर 2 आपका ये सवाल था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला चल रहा है, ये सॉवरेनिटी या सेपरेशन ऑफ पावर्स को एक तरह से उसके मुखालिफ है। मेरी नजर में पार्लियामेंट सबसे सारी इंस्टीट्यूशंस जो आइन में है, पार्लियामेंट उनमें सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊंचा दर्जा रखता है आईनी तौर पे, क्योंकि वो कानून साजी कर सकता है। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो तशरीह करे उस कानून की और उस कानून को देखे कि वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट बहुत सारे कवानीन कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट की भी पावर्स तब्दील कर सकता है। लेकिन ये मामला वो नहीं है। ये मामला है कि एक आइन में शिक है आर्टिकल 226 की, जी हाँ। और वो आइन में कहती है, आइन कहता है कि जो इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कोई अगर इलेक्शन होगा तो वो सीक्रेट बैलेट से होगा, और अगर वो कोई ऐसा इलेक्शन है जो कि आइन से बाहर है तो फिर वो ऑर्डिनरी कोई इलेक्शन वैसे आइन से, कोई चीज आइन से बाहर हो सकती है जी। अब यही एक तशरीह है जो कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है तशरीह। वो तशरीह के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। आपकी राय मांग रहा हूं, आपकी राय मांग रहा हूं। आप हमारे लिए एक अथॉरिटी हैं, जैसे कायरा साहब कह रहे थे, खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे थे। आपकी राय में कोई भी काम पाकिस्तान में आइन से बाहर हो सकता है क्या? जी, मेरी नजर में तो इसकी बहुत आसान सोल्यूशन है, कोई मुश्किल सोल्यूशन नहीं है, और वो ये है कि असूल तय कर लें कि आपने सेनेट के इलेक्शन में या किसी किस्म के इलेक्शन में आपने करप्शन को खत्म करना है, तो फिर उसका एक दरमियाना रास्ता निकाला जा सकता है। और वो दरमियाना रास्ता ये है कि ना तो आप सीक्रेट बैलेट को मेंटेन रखते हुए आप ओपन बैलेट की तरफ ना जाएं, आप एक ऐसा प्रोसीजर बना दें कि अगर जब किसी को ये ऐसी कोई एविडेंस मिले कि कोई करप्शन हुई है तो वो इसके वोट्स को सामने ला के देख सके कि किसने क्या किया है। ये बड़ी अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी खुर्रम साहब। लेकिन मुझे इससे इख्तलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 226 का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो पूरी डिबेट हो रही है, ये बहुत डैमेजिंग डिबेट है कि अगर आपने इसमें अगर आप कहते हैं कि सियासत में करप्शन को हमें खत्म करना है, लेकिन उस खत्म करते करते आप आइन से खिलवाड़ कहां शुरू हो गया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई, क्योंकि अगर आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर जाना है, इस वक्त कौमी असेंबली में पीडीएम की जमातों की 65% नशिस्तें हैं। अजराए करम हुकूमत हमारे हवाले करें, पीटीआई माइनॉरिटी 35% पे है उनके साथ। तो ये जो इस तरह की बहुत डैमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल में बिदत हो रही है कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो इसको प्रेशराइज करे कि जी पार्टियों की जो स्ट्रेंथ है वो चले बैरिस्टर साहब इसका जवाब दे दें तो फिर हम सवाल खोलकर जी बैरिस्टर साहब, जिसका कोर्ट से ताल्लुक नहीं है। जी बैरिस्टर साहब, मैं इसका जवाब ये देना चाह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने कानून साजी नहीं करनी, ना वो कर सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये एडवाइस या ओपिनियन देनी है कि आया ये जो कानून साजी है ये आइन के तरमीम के जरिए होगी या एक आम कानून के जरिए होगी। अल्टीमेटली ये फैसला पार्लियामेंट ने ही करना है कि क्या ये सीक्रेट बैलेट होगा या कोई और तरीके का। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली फैसला पार्लियामेंट ने करना है कि खुफिया वोट होगा या ओपन वोट होगा। हम तीनों मेहमानों का, खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपका शुक्रिया, कमरुज़्ज़मान कारा साहब आपका शुक्रिया, बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया। आप नौ मुंतखब सेनेटर हम कह सकते हैं। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।